आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करते हैं कम्युनिटी पीरियोडिसिटी या सामुदायिक आवर्तता। जंतुओं की क्रियाविधि के अंदर हमें रिदमिक चेंज दिखाई देते हैं समय के अनुसार या किसी कारक के अनुसार। तो जंतुओं की क्रियाविधि में होने वाले रिदमिक चेंजेज से जंतु की क्रियाविधि में जो बदलाव दिखाई देते हैं उन्हें हम कम्युनिटी पीरियोडिसिटी के नाम से जानते हैं। या हम कह सकते हैं कि जंतु की क्रियाविधि में होने वाले रिदमिक चेंजेज कम्युनिटी पीरियोडिसिटी के नाम से जाने जाते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं सीजनल पीरियोडिसिटी। सीजनल पीरियोडिसिटी में हम डिस्कस करते हैं कि जंतु में किसी विशेष ऋतु या सीजन में होने वाले बदलाव के कारण या सीजन में होने वाले बदलाव के कारण जो क्रियाविधि या जो एक्टिविटी में रिदमिक चेंज हमें दिखाई देता है वो सीजनल पीरियोडिसिटी में काउंट होता है। बहुत से जंतुओं में रिप्रोडक्टिव साइकिल्स ब्रीडिंग सीजन के अनुसार वेरी करते हैं। या हम कह सकते हैं कि जंतु की जनन क्रियाएं सीजनल पीरियोडिसिटी में अध्ययन की जाती हैं। टेरेस्ट्रियल जंतु या टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी के रेफरेंस में हम देखें तो टेम्परेचर में जैसे ही वेरिएशन आता है तो जंतु में फोटोपेरिडिज्म हमें दिखाई देता है। जंतु में माइग्रेशन तथा इमाइग्रेशन जैसी एक्टिविटी हम देख सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि कम्युनिटी में जंतु माइग्रेट कर सकते हैं या इमाइग्रेट कर सकते हैं या अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। ये टेम्परेचर में होने वाले फ्लक्चुएशंस या टेम्परेचर के कारण हमें टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी में हमें दिखाई देता है। हम ये देखते हैं कि जंतु हाइबरनेशन तथा एस्टिवेशन को भी प्रदर्शित करते हैं। हाइबरनेशन का बेसिक रूप से हम जानते हैं कि विंटर सीजन में जंतुओं के द्वारा अधिक सर्दी से बचने के लिए अपने आप को हाइड कर लिया जाता है या गुफाओं या बिलों में अपने आप को रख लिया जाता है या वो रहने लग जाते हैं। इसी प्रकार से एस्टिवेशन के रेफरेंस में हम कह सकते हैं कि समर या अधिक गर्मी से बचने के लिए जंतु गुफाओं में या बिलों में रहने लग जाते हैं। इसे हम एस्टिवेशन कहते हैं। तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन हम इन्हें विंटर स्लीप तथा समर स्लीप के भी नाम से जानते हैं। या अधिक सर्दी तथा अधिक गर्मी से बचने के लिए जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान से मूवमेंट करते हैं। ये सीजनल पीरियोडिसिटी में काउंट किया जाता है या इसका अध्ययन हम सीजनल पीरियोडिसिटी में करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लूनर पीरियोडिसिटी। लूनर पीरियोडिसिटी का बेसिक तात्पर्य है कि मैराइन कम्युनिटी के अंदर बेसिकली हम इसको देख सकते हैं या चंद्रमा की गतिविधियों या चंद्रमा की गति के कारण जंतु की गतिविधियों में होने वाले परिवर्तन लूनर पीरियोडिसिटी में काउंट किए जाते हैं। बेसिकली इसी मैराइन कम्युनिटी में हम देखते हैं कि ऐसे जंतु जो समुद्र के किनारे शैलो वाटर में रहते हैं या कम पानी के अंदर रहते हैं वो वहाँ पर आने वाले टाइड्स या ज्वार भाटा आदि से प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा की गति के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है या ग्रेविटेशनल पुलिंग के द्वारा या चंद्रमा से होने वाले ग्रेविटेशनल पुलिंग के कारण समुद्र के किनारों पर पानी का जो उतार चढ़ाव होता है जिससे वहाँ के जंतुओं की गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं। या हम कह सकते हैं कि जंतु की एक्टिविटी में होने वाले परिवर्तन लूनर पीरियोडिसिटी के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं जो ग्रेविटेशनल पुलिंग तथा मून की गति से प्रभावित होते हैं। या हम कह सकते हैं कि इनके कारण होने वाले टाइडल इफेक्ट या समुद्र के किनारे पर होने वाले ज्वार भाटे आदि से इन जंतुओं की क्रियाविधि प्रभावित होती हैं जिन्हें हम लूनर पीरियोडिसिटी के अंतर्गत काउंट करते हैं।
बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि पोलिकिड्स जो समुद्र के किनारे पर पाए जाते हैं, ये प्रत्येक मंथ के अंदर 2 बार स्पान करते हैं या अंडे देने का कार्य इनका 2 बार होता है, या ये 2 बार अंडे देते हैं प्रत्येक मंथ में। तो ये लूनर पीरियोडिसिटी के अंतर्गत आते हैं या लूनर पीरियोडिसिटी से ही प्रभावित होते हैं। डेली पीरियोडिसिटी या डायल पीरियोडिसिटी, इसके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो जंतु में प्रत्येक दिन हमें दिखाई देते हैं। इन्हें हम डे तथा नाइट में होने वाले चेंजेस के कारण जंतु की क्रियाविधि में होने वाले परिवर्तन इसमें काउंट किए जाते हैं। जैसे प्लांट्स में हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म डे में काउंट होती है। इसी के साथ साथ ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स आप देखते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इन प्लांट्स, ये सभी डेली एक्टिविटी हैं जो प्रकाश की उपस्थिति के ऊपर निर्भर करती हैं। नाइट के समय में ये एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार से कुछ एनिमल्स में भी हम डे और नाइट के अनुसार एक्टिविटी देख सकते हैं। जैसे बैट में हम देखते हैं कि ये रात्रि को आपको अपने शिकार के ऊपर निकली हुई दिखाई देगी, परंतु दिन के समय में ये हमें नहीं दिखाई देती। तो ये इनकी डेली पीरियोडिसिटी के अंदर काउंट होता है। इसी प्रकार से फूटेड माउस भी इसी प्रकार की गतियाँ प्रदर्शित करते हैं। सब जू प्लैंक्टन्स को हम देखें तो इनमें भी डेली पीरियोडिसिटी हमें दिखाई देती है। ओशियन में जो जंतु रहते हैं वो भी कुछ डेली पीरियोडिसिटी को प्रदर्शित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुछ जंतुओं के अंदर दिन की उपस्थिति या प्रकाश की उपस्थिति या अनुपस्थिति के अनुरूप डेली पीरियोडिसिटी को प्रदर्शित किया जाता है या इनकी गतिविधियाँ प्रदर्शित होती हैं। इन्हें हम डेली या डायल पीरियोडिसिटी के अंतर्गत काउंट करते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं इनहेरेंट पीरियोडिसिटी, या इसे हम जन्मजात आवृत्तिता के नाम से भी जानते हैं। कम्युनिटी के अंदर कुछ जंतु के अंदर इस प्रकार की पीरियोडिसिटी दिखाई देती है। कुछ जंतु इनहेरेंट रूप से क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। वो एक जाति से दूसरी एक पीढ़ी से हम ये कहें कि दूसरी पीढ़ी में इस प्रकार की इनकी गतिविधियां ट्रांसफ़र होती रहती हैं। इस प्रकार की गतिविधियां हम पाइन माउस में देख सकते हैं। इनकी एक्टिविटी तथा इनएक्टिविटी, या कहें कि इसकी एक्टिवनेस तथा पैसिवनेस, या ये कहें कि इनकी क्रियाविधि की सक्रिय तथा निष्क्रियता एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के अनुसार चेंज होती रहती हैं। इसे हम इनहेरेंट पीरियोडिसिटी में काउंट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कम्युनिटी का नेक्स्ट करेक्टर फ्लैक्चुएशंस विद इन द कम्युनिटी। इससे हम कम्युनिटी में होने वाले उतार चढ़ाव के रेफरेंस में पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि कम्युनिटी में जो पॉपुलेशंस पाई जाती हैं वो पॉपुलेशंस जैविक तथा अजैविक कारकों से प्रभावित होती हैं। जैसे ही जैविक तथा अजैविक कारक या अन्य किसी कम्युनिटी के कारक के द्वारा जंतु जब प्रभावित होते हैं तो कम्युनिटी में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की संख्या में बदलाव आता है। इसे हम फ्लैक्चुएशंस के रूप में कम्युनिटी में पढ़ते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में हम देखें कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो समय समय पर पत्तियों को छोड़ते रहते हैं, मगर पूरे वर्ष भर तक उनकी ग्रीनिश प्रॉपर्टी है या अपनी वेजिटेशंस को वो कंटिन्यू बनाए रखते हैं, मगर वो कुछ समय के लिए उनमें पत्तियां गिरती रहती हैं या पत्तियां गिर जाती हैं और कंटिन्यू अपनी ग्रीनिश प्रॉपर्टी को बनाए रखते हैं। एनिमल्स के रेफरेंस पे हम देखें तो कुछ बर्ड्स तथा इंसेक्ट्स के द्वारा भी फ्लैक्चुएशंस हमें दिखाई देता है। कुछ एरिया जो हाई एल्टीट्यूड लेटीट्यूड्स के एरिया हैं, जिसमें हम देखें नॉर्थन एरिया के अंदर 3 से 4 वर्ष तक
का साइकिल पाया जाता है, जिसमें इसमें रहने वाले जीव जंतु जैसे माइस, आर्कटिक फॉक्स, सनी वॉल्स होते हैं या रेबिट्स होते हैं, इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है और इसके बाद में इनकी संख्या कम हो जाती है। तो हम देखते हैं कि कुछ समय या 3 या 4 साल के लिए इनकी संख्या किसी कम्युनिटी में बढ़ना, ये फ्लक्चुएशंस ऑफ कम्युनिटी के अंतर्गत काउंट किया जाता है और इसके बाद में इसकी संख्या कम्युनिटी में घट जाती है। तो इसे हम कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए जीवों की संख्या का बढ़ना और कुछ समय के लिए जीवों की संख्या का कम होना, ये कम्युनिटी में उपस्थित डेंसिटी को कम या अधिक करता है। इसे कम्युनिटी फ्लक्चुएशन में हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि फ्लक्चुएशन के कारण किसी कम्युनिटी की साइज है वो घटती या बढ़ती है। इसमें एबायोटिक तथा बायोटिक फैक्टर का भी प्रभाव हमें दिखाई देता है। अगर किसी कम्युनिटी के अंदर उसकी आंतरिक क्रियाविधि की वजह से चेंजेज आते हैं या फ्लक्चुएशन हमें दिखाई देता है, तो हमें उसे इंट्रिंसिक साइकिल के रूप में जानते हैं। और अगर ये चेंजेज किसी एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण हमें किसी कम्युनिटी में दिखाई देता है, तो हम उसे एक्सट्रिंसिक साइकिल के रूप में कहेंगे। तो आंतरिक तथा बाह्य साइकिल किसी कम्युनिटी के अंदर होने वाले आंतरिक कारणों से तथा बाह्य कारणों से होने वाले चेंजेज हैं, जिसमें किसी कम्युनिटी में उपस्थित जीवों की संख्या कम या अधिक होती है। तो इसे हम कम्युनिटी फ्लक्चुएशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी फ्लक्चुएशन में कम्युनिटी में रहने वाले जीव जंतु की संख्या कम या अधिक होती है, या उसकी पॉपुलेशन में जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं उनकी संख्या कम या अधिक होती है, जिससे कम्युनिटी की साइज छोटी या बड़ी होती है। इसके आंतरिक तथा बाह्य कारक होते हैं। ये कम्युनिटी फ्लक्चुएशन के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कम्युनल इंटरडिपेंडेंस, या कम्युनिटी में रहने वाले जीव जंतुओं के द्वारा आपस में एक दूसरे के ऊपर किस प्रकार से डिपेंडेंसी पाई जाती है, या ये एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। जीव जंतु हम जानते हैं कि एक किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहते हैं, इसलिए ये एक दूसरे को कंटिन्यू रूप से प्रभावित रहते हैं। हम देखते हैं कि ईच ऑफ स्पीसीज इन कम्युनिटी एंड पॉपुलेशंस affected by member or individuals of species for food, reproductions and productions। हम जानते हैं कि भोजन, जनन या पदार्थों के प्रोडक्शन के लिए या अपने प्रोटेक्शन के लिए, इसे हम प्रोटेक्शन पढ़ेंगे, सुरक्षा के लिए ये एक दूसरे के ऊपर प्रभावित रहते हैं। पॉलिनेशंस भी हम देखते हैं कि एक इंसेक्ट के द्वारा ये अलग अलग प्लांट्स पे पॉलिनेशन का कार्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के द्वारा होता है प्लांट्स के अंदर। ये भी एक जाति का दूसरे जाति के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी को प्रदर्शित करता है। कुछ बर्ड्स तथा मैमल्स दूसरे जंतुओं की आवाज़ की मिमिक्री करते हैं। तो ऐसा करके ये जंतु उस स्पीशीज़ के जंतुओं को एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, या एक अलर्ट या एक वार्निंग जैसी सूचना उन तक पहुंचाते हैं, जिससे जंतु अपने आप को अलर्ट या अपने आप को डिफेंस मैकेनिज्म के तहत या अपने को सुरक्षा प्रदान कर सके। तो हम कह सकते हैं कि किसी कम्युनिटी में पाए जाने वाले जीव जंतु के द्वारा एक दूसरे पर डिपेंड होकर के एक दूसरे की क्रियाविधि को प्रभावित कर उनको सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, या उनकी अन्य क्रियाओं को इनके द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। ये कम्युनल इंटरडिपेंडेंसी कहलाती है, और इसके द्वारा ही जंतु एक दूसरे की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं तथा किसी कम्युनिटी के अंदर सर्वाइव करते हैं। ये कम्युनिटी इंटरडिपेंडेंस किसी कम्युनिटी की सर्वाइबिलिटी के लिए या उस कम्युनिटी में पाए जाने वाले जीव जंतु की सर्वाइबिलिटी के लिए, स्पीशीज़ की सर्वाइबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, जिससे कि जंतु अपने आप को उस कम्युनिटी के अंदर निरंतर रूप से बनाए रहते हैं। हम आज की इस लेसन में हमने कम्युनिटी
के ऊपर या कम्युनिटी के संदर्भ में उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को पढ़ा। इससे पूर्व भी हमने कम्युनिटी के लक्षणों को पढ़ा था। आज हमने दूसरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डिस्कस किया है। इसी के साथ साथ आप सभी को धन्यवाद। वीडियो देखते रहें और स्वयं भी रेफरेंस बुक जो सिलेबस में दी हुई हैं उसके अनुरूप पढ़ते रहें। थैंक यू।